Hello everyone, welcome back to the next video in the series of JEE Main PYQ in-depth analysis and quick revision। तो यहाँ पे जो चैप्टर कवर करेंगे that is differential equations। इस वीडियो के बाद में आपको ये लगेगा कि differential equations बहुत ही easy चैप्टर है, आसानी से आप उसको क्वेश्चन को एग्जाम में कवर कर सकते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि सॉल्व करने के तरीके तो फिक्स होते हैं, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करनी है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रिपीटेडली पूछी जा चुकी है, उसके पीछे ट्रेंड क्या है, 21 में क्या ट्रेंड था, उससे पहले क्या ट्रेंड था, किस तरह से आपको रिमेनिंग अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए 2022 के लिए। तो इसके बेसिस पे ये बेस्ड है ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिलती है, अच्छा लगता है, तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक इसके अलावा हम 7 चैप्टर्स और इंक्लूड कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं इस तरह से रिवीजन और इन डेप्थ एनालिसिस। ये वो 7 चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इंटीग्रेशन में डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक कंप्लीट कर लिया है हमने, स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री भी कंप्लीट कर लिया है। तो इन सारे रिमेनिंग वीडियोस का इसको मैं ऐड कर लूंगा उसी प्लेलिस्ट में। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप डायरेक्टली वहां क्लिक करके उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, उसका इन डेप्थ एनालिसिस देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से अब हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @NC_maths, वहां पे भी मैं यूजफुल टिप्स और कुछ यूजफुल फॉर्मूला लिस्ट वहां पे मैं डालता रहता हूं। इसके अलावा हमारी एक मोबाइल ऐप कोचिंग भी है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने मैथ्स के वीडियो सॉल्यूशंस बनाए हैं इन डेप्थ। जेईई मेन के अराउंड 2000 प्लस क्वेश्चंस है, 2400 टाइप्स क्वेश्चंस हैं 21 तक के, उनके वीडियो सॉल्यूशंस हैं इन डेप्थ के साथ में, ताकि हर क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जेईई एडवांस के भी 2013 से 2020 के वीडियो सॉल्यूशंस हैं। तो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन को भी आप रिफाइन कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। थॉट प्रोसेस पे वर्क किया जाता है, जो भी मेरे वीडियोस होते हैं उस पर मैं इसी पे काम करता हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को डिफरेंशियल इक्वेशंस का। सबसे पहले हम करते हैं PYQ का इन डेप्थ एनालिसिस। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है उसमें अभी तक टोटल 118 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मैंने 87 पेपर्स को एनालाइज किया है, 2020 तक के बी आर्किटेक्चर पेपर को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि बी आर्किटेक्चर का लेवल और जेईई मेन इंजीनियरिंग वाले का लेवल सेम ही रहता है मैथ्स के पार्ट का। अब इसमें से एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम सिर्फ 2021 का देखें तो 44 क्वेश्चन आए हैं 26 पेपर्स में। तो इस ट्रेंड के हिसाब से आपको पता लगेगा कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा, लेकिन 2 के आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप देखेंगे फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त शिफ्ट 2021 का, तो उसमें देखिए जुलाई में 7 पेपर में 14 क्वेश्चन आए हैं, इसमें 6 पेपर में 11 क्वेश्चन आए हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन की तरफ भी ट्रेंड शो कर रहा है कि 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैंने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या पेपर्स को एनालाइज किया तो उसमें मैंने ये नोटिस किया कि 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक एमसीक्यू टाइप और एक इंटीजर टाइप। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जब 2 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जनरली ये होता है, एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू टाइप में आता है, एक इंटीजर टाइप में, विच इज ऑप्शनल फॉर यू, आप चाहें तो इसको अटेम्प्ट करें या नहीं करें। तो ऑब्जर्वेशन ये था, जब डिफरेंशियल इक्वेशंस के 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, उसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए एग्जाम में। और जो दूसरा क्वेश्चन होता है, अगर इंटीजर टाइप में भी आता है, अगर उसमें कई बार इन्वॉल्व कर लेता है एरिया के कॉन्सेप्ट, फंक्शन के डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट, तो वो क्वेश्चन लेंदी होते हैं, उसको जनरली पहले मैं अवॉइड करता हूं अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। लेकिन क्योंकि वो ऑप्शन में होता है तो हम उसको लीव भी कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन है, और कई बार दोनों क्वेश्चन भी इजी डालते हैं, ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है। तो ये चीजें ऑब्जर्व करने के, तो 2022 में भी ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन तो आएगा ही, 2 भी आ सकते हैं। अगर इंटीजर टाइप में क्वेश्चन दिखेगा तो उसके अलावा एक क्वेश्चन आपको रिमेनिंग पोर्शन में भी दिखेगा, और डेफिनेटली मोस्टली वो इजी ही क्वेश्चन होगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन ध्यान रखने वाला है। और इसके PYQ का जो PDF है जेईई मेन का डिफरेंशियल इक्वेशंस का, वो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां पे क्लिक करके उसका PYQ PDF डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम ये जो 118 क्वेश्चंस अगर उसको ब्रेक डाउन करें 2013 से 2020 और 21 में, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि 3 पार्ट्स में मैं ब्रेकअप करता हूं, फॉर्मेशन ऑर्डर डिग्री, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड वर्ड प्रॉब्लम। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मैंने इसको ब्रेक किया है। पहला और लास्ट टाइप जो है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम
या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप के क्वेश्चन है, उसका वेटेज कम है, अराउंड 20% ही है, बट उसके भी क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग है सबसे मेजर पोर्शन वही है, 96 क्वेश्चंस उसी के आए हैं। अब मैं इन तीनों में भी थोड़ा ब्रेकअप करके बताता हूं क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रीवियस अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि पैराबोला की इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसका ऑर्डर डिग्री बताओ, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। पैराबोला की इक्वेशन पे 5 क्वेश्चन आए हैं, सर्कल पे 1 क्वेश्चन आया है, इलिप्स पे 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये कोनिक सेक्शंस की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन पे ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं और इसमें वर्ड प्रॉब्लम को भी इन्वॉल्व कई बार वो कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व करी होगी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपने देखा होगा कोनिक सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस को टच करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लीजिएगा, उससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है। इसके अलावा लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके एक क्वेश्चन ही आए हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे देगा वहां पे कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इसकी बनानी है और किसी से आपको कंपेयर करना होगा, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। इस तरह से इसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पैराबोला से रिलेटेड इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इलिप्स और सर्कल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आपको पता होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे सिंपल फॉर्म होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है ये तो बहुत सिंपल एग्जाम में आता ही नहीं होगा, लेकिन देखो 27 क्वेश्चंस इसके आए हैं और 21 में अगर आप देखोगे तो 12 क्वेश्चंस इसके पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ये काफी रिपीटेड स्टैंडर्ड फॉर्म है। जनरली इसका इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। जो मैं आपको बता रहा था ना, एक इजी क्वेश्चन और एक ऑप्शन में आएगा, तो वो टफ क्वेश्चन। तो जनरली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म 21 में काफी बार पूछा गया है, अराउंड 12 क्वेश्चंस उसमें से आए हैं। फिर होमोजीनियस की बात करें, होमोजीनियस सबसे कम पूछा जाता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं उन तीनों में से। वेरिएबल सेपरेबल सबसे ज्यादा आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उससे भी ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पे क्वेश्चन आता है, अराउंड 40 क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन अगर आप 2021 को एनालाइज करके देखो तो वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 11-12 क्वेश्चंस। तो दोनों का वेटेज इंपॉर्टेंट ही है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो। अब इसके बाद में होमोजीनियस के 7 क्वेश्चन आए हैं। पहले कम क्वेश्चन आते थे, अब लेकिन इसके क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं होमोजीनियस टाइप के। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 2 टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंपेयरिंग टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। लेकिन ये भी आपको आना चाहिए। अब इसको अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, लेकिन बट ये काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें से देखोगे तो होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस सबसे कम है, वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो मेजर पोर्शन वहां बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बर्नौली या मॉडिफाइड बर्नौली। ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। इसके क्वेश्चन स्टूडेंट्स को लगते हैं कि वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं। कैसे पता लगेगा? बहुत ईजी होता है, मैं आपको मेथड बताऊंगा कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बर्नौली फॉर्म है इससे रिलेटेड देखेंगे 21 में ये बढ़ गए हैं क्वेश्चन, पहले कम आते थे इसके क्वेश्चंस। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौली फॉर्म जो है जे एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस उसमें भी पूछे जाते हैं, क्योंकि बर्नौली फॉर्म इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन के बाद में वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही चेंज हो जाती है। कैसे पता लगता है सब्स्टिट्यूशन, क्या करना है, कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, आगे मैं रिवाइज कराऊंगा तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल को कंबाइन करेंगे तो अराउंड 60% क्वेश्चन इसमें से आए हैं, 57% मैंने लिखा हुआ है। और बर्नौली और मॉडिफाइड के अलावा मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, फास्ट एक्सप्रेशंस होते हैं जिससे आप फाइनल आंसर फटाफट निकाल सकते हैं, वो भी हैं। अब वो क्या होते हैं, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें मैं फास्ट मेथड का भी आपको तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे प्रीवियस ईयर में आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनको आप वो फास्ट मेथड से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं सिंपल आइडेंटिफिकेशन से। तो ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। लीनियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बर्नौली, मॉडिफाइड बर्नौली, ये तो डेफिनेटली आपको पता ही होनी चाहिए क्योंकि जे एडवांस में भी ये काफी रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस।
तो वेरिएबल सेपरेबल को इग्नोर नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। लास्ट है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। तो वर्ड प्रॉब्लम में भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें वर्ड्स में लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, अगर एक टेंजेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करती है उससे जो ट्रायंगल बनता है उसके एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन, वैसे सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो अराउंड 12 क्वेश्चंस दिख जाएंगे। वैसे एनसीईआरटी में भी आपको सॉल्व एग्जांपल में, मिसलेनियस के सॉल्व एग्जांपल में, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आगे की जगह और भी जगह वहां पे दिखेंगे। तो वो उतना बेसिक प्रैक्टिस करें क्योंकि उतने ही लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसमें भी जो टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप कंबाइन करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल के ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 9 क्वेश्चंस हैं 12 में से, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली के 3 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, यहाँ पे ये जो वेरिएबल सेपरेबल है और इसमें जो टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उससे कंबाइन करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल के 36 क्वेश्चंस हो जाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 43 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये अराउंड 70% वेटेज ही इसका हो जाता है, विच इज ए वेरी बिग नंबर। तो इसलिए ये दोनों सॉल्व करना, समझना बहुत जरूरी है, इसको आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करिएगा। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल एनालिसिस। अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो है, इसी एनालिसिस के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेते हुए हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का। तो हम यही देखेंगे कि जो टोटल 118 क्वेश्चंस है इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस, लीनियर, बर्नौली, मॉडिफाइड बर्नौली फॉर्म और फास्ट एक्सप्रेशन, ये 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो गए कि कौन से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कितने भी फॉर्म्स याद कर लीजिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यही चीज हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, सीखेंगे। क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन को देख के मैं ऐसे ही आइडेंटिफाई करता हूँ और फिर उसको हटाता जाता हूँ। पहले हमेशा चेक करता हूँ वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं, नहीं है तो हटा देता हूँ। फिर चेक करता हूँ होमोजीनियस है या नहीं है तो हटा देता हूँ। फिर लीनियर चेक करता हूँ, फिर बर्नौली, फिर मॉडिफाइड बर्नौली, और कुछ भी नहीं मिलता है तो लास्ट में फास्ट एक्सप्रेशन पे जाता हूँ। और फास्ट एक्सप्रेशन जो है वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी जनरली प्रैक्टिस करनी पड़ती है अप्लाई करने के लिए। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वीडियो है, अगर आप वो पूरा वीडियो लाइन से देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वीडियो है उसकी टाइमलाइन में मैंने लिखा हुआ है कौन सी फॉर्म कहाँ पे डिस्कस करी गई है, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइन से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, तभी तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लीनियर है। तो उसकी एक आपको फास्ट प्रैक्टिस आइडिया लग जाएगा, फास्ट थॉट प्रोसेस आपका डेवलप हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ वीडियो। सबसे पहले चेक करते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हटाते हैं कि ये फॉर्म है या नहीं है। तो सबसे पहले है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो हम क्वेश्चंस में क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये हमें यहाँ पे सीखना है। सबसे पहली चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में अगर 2 ही टर्म्स दी हुई हैं, 2 से ज्यादा टर्म नहीं है, 3 टर्म नहीं है, 4 नहीं है, तो 2 टर्म्स आपको कभी भी दिखती हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसा हमेशा होता ही है, मोस्टली 99% आप ये चीज बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में क्या देखने को मिलता है, उसके अलावा आपको क्वेश्चन में दिखने को मिलेगा कि एक्स और वाई की टर्म्स एक साथ नहीं होंगी। एक साथ होने का मतलब है किसी फंक्शन के अंदर नहीं होंगी, जैसे ऐसे नहीं होगा साइन ऑफ एक्स वाई, कॉस ऑफ एक्स वाई, टेन ऑफ एक्स वाई, वो एक्सप्लिसिट टर्म्स होंगी। लाइक एक्स की टर्म अलग होगी, वाई की टर्म अलग होगी, और मल्टीप्लीकेशन में फैक्टर की फॉर्म में होगी, एक साथ नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो उसमें क्या होगा, आप एक्स और वाई सेपरेट नहीं कर पाएंगे। मोस्टली टर्म्स वो सेपरेटेड होती है। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखेंगे उसमें हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आपको ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन देखते ही स्टार्ट नहीं करना है, ऑब्जर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। दैट शुड बी द वे। तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। तो ऐसे केसेस में मोस्टली क्या होगा, dy बाई डी एक्स या dx बाई dy जो जनरेट होगा उसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स की टर्म में हो सकता है, x का एक फैक्टर, एक y का एक फैक्टर, ऐसा भी दिया हो सकता है। तो ऐसे केस में भी देखेंगे तो 2 ही टर्म्स हो गए, एक dy बाई डी एक्स या dx बाई dy, और यहाँ पे जो 2 फैक्टर होंगे वो उस फॉर्म में होंगे। तो ये मैं ऐसे आइडेंटिफाई करता हूँ, दिस इज द वे। अब हम देखते हैं कुछ PYQ के क्वेश्चंस, उसमें आइडेंटिफाई करते हैं।
जैसे देखिए 2021 का क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, एक टर्म है, दो टर्म है यहाँ पे, और एक टर्म है 0। तो जब मैं आपको बोलता हूं दो टर्म्स होनी चाहिए, तो दो टर्म्स का मतलब ये है 0 के अलावा दो टर्म। 0 इज नॉट ए टर्म, क्योंकि हम इसको यहाँ राइट साइड में ले जा सकते हैं, सो इट विल ऑब्वियसली जनरेट टू टर्म्स ओनली, -y/x dy इक्वल टू लेफ्ट साइड में जो टर्म लिखी हुई है, सो देयर आर ओनली टू टर्म्स। तो टू टर्म्स है। अब देखो x और y की टर्म सेपरेटेड है या नहीं, y अलग है, x अलग है, y अलग है, x अलग है, प्रोडक्ट में ही तो है। तो ऐसा देखते ही मुझे लिखता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूँ, dx को टर्म्स को x के साथ, dy के टर्म्स को y के साथ। तो x को मैंने dx के साथ अलग कर लिया, y को dy के साथ अलग कर लिया। अब सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट से। ये तो आपको पता है सॉल्व होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ये y की पावर 2, y की पावर 1, तो आपको दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल इतने ऑब्जर्वेशन से आइडेंटिफाई करना है, ये हमें समझना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, तो इसमें दो टर्म्स की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, लेफ्ट में टर्म, राइट में टर्म। नोटिस करो x की टर्म और y की टर्म अलग है या नहीं है, यहाँ x अलग है, यहाँ पे भी x अलग है, और y में तो सिर्फ dy ही है। सो इट बिकम्स वेरी सिंपल, आप x की टर्म को x के साथ कंबाइन करेंगे dx के साथ में, और y को अलग करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करके कर लेंगे सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन है। तो अब आगे आपको इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। और इंटीग्रेशन में मैंने आपको इंडेफिनेट का एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, पहले मैंने डिस्कस किया था इनवर्स फंक्शन के सब्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो इसी सीरीज में वीडियो तो मैंने बताया था। इनवर्स को हमेशा आप टी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, जब भी इनवर्स दिखता है उसको टी पुट कर दीजिए, क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाता है। तो कैलकुलेशन आगे आप करके देख लीजिएगा। तो कॉस्ट इक्वल टू ई रेज़ टू पावर -x, तो dx को dt की फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक सिंपल इनिशियल इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा ओरिजिनल। सो दिस इज अ वेरी सिंपलर फॉर्म टू सॉल्व। तो इसमें भी देखा दो टर्म्स थी, x की टर्म अलग दिख रही थी, y की टर्म अलग दिख रही थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं 2021 का, तो इसमें dy बाई dx देखेंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो 4 टर्म है, ये एक 5वीं टर्म, टोटल 5 टर्म्स है। इस क्वेश्चन को मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे पता लगता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसको आप वेरिएबल सेपरेबल में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें dy बाई dx इक्वल टू सम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और उस एक्सप्रेशन में नोटिस करिए कितनी टर्म्स हैं। इस एक्सप्रेशन में नोटिस करेंगे तो देयर आर टोटल 4 टर्म्स। तो कभी भी आपको 4 टर्म्स दिखती है किसी भी एक्सप्रेशन में, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x और y का, और यहाँ पे टर्म्स जनरेट हुई भी है, तो उसमें हमेशा फैक्टराइजेशन के बारे में सोचिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 2 फैक्टर ऑफ x और y इन प्रोडक्ट। 4 टर्म्स में हमेशा सोचना है, 4 अगर आपको टर्म्स दिख जाती हैं। ये थॉट प्रोसेस आता कहाँ से है, क्योंकि क्वाड्रेटिक को भी जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उसमें 3 टर्म्स होती हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 4 टर्म हो जाती है, फिर 2 को क्लब करते हैं, 2 को क्लब करते हैं, फिर कॉमन आके 2 फैक्टर जनरेट होते हैं। इसीलिए जब भी आपको 4 टर्म कभी भी दिखती है इस तरह से लिखी हुई, कभी भी ऐसे 4 टर्म, कोशिश करिए कि फैक्टराइजेशन हो सकता है या नहीं। ये चीज आपको इंटीग्रेशन में भी काम आएगी, क्वाड्रेटिक में तो काम आती ही है, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आती है। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसकी सिंप्लीफिकेशन में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काफी यूजफुल होता है। और यहाँ पे इन 4 टर्म्स में एक इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दैट इज 1 + a + b + ab। इस तरह का कभी भी फैक्टराइजेशन दिखता है, इसका मतलब ये फैक्टराइजेबल है, क्योंकि इसको हम 1 + a मल्टीप्लाइड बाय 1 + b लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, इसका तरीका ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा है a और b का सम और उसका प्रोडक्ट। तो आपको इस एक्सप्रेशन में देखिए x और y दिख रहा है और x और y का प्रोडक्ट दिख रहा है। तो जैसे ही आपको ये दिख रहा है और इसका प्रोडक्ट, इसका मतलब ये फैक्टराइजेबल है, क्योंकि ये सिमिलर टू दिस फॉर्म। साइंस को पहले कंसिडर मत करिए, पहले देखिए। अगर कभी भी 4 टर्म्स में आपको दिख रहा है 2 टर्म्स लिखी हुई है और उसका प्रोडक्ट तीसरी टर्म में लिखा हुआ है, तो इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैक्टराइजेबल। ये भी आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे इसमें से क्या कर सकते हैं, 2 फैक्टर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से -y कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो आएगा -1 + x, और यहाँ -1 + x है ही, तो ये 2 फैक्टर आ जाएंगे। तो dy बाई dx इज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, तो इसमें y को y के साथ ले जाएंगे, dy को 1 + y, dx को x - 1 के साथ में, और आप इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, ये जो x - 1 है डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, ये x - 1 न्यूमरेटर में आएगा। इस तरह से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक सिंपल
वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का ये क्वेश्चन है। एक और देखते हैं हम जेईई मेन का क्वेश्चन, क्योंकि 12 क्वेश्चन आए थे 2021 में। अब मैंने 2020 का क्वेश्चन देखा है, इसको देख के हमें कैसे पता लगेगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल है। तो हमेशा नोटिस करिए यहाँ पे भी 4 टर्म आपको दिख रही है, 2 टर्म में dx है, 2 टर्म में dy है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करना। होमोजीनियस ये नहीं है क्योंकि डिग्री सबकी सेम नहीं है, लीनियर ये नहीं है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करने की ही कोशिश करनी होती है। जब मेरे को यहाँ 4 टर्म दिख रही है तो मैंने सोचा कि फैक्टराइजेबल हो सकता है, मतलब टर्म्स को क्लब करने की कोशिश करने की मैं करूंगा। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे dy के साथ dy, dx के साथ dx में ये अगर सेपरेट करने की कोशिश करूं तो ये 2 टर्म जनरेट हो रही हैं। ये मैंने जनरेट करने की कोशिश करी तो अब मुझे दिख रही है यहाँ सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं और इसमें x अलग है, इसमें y अलग है, तो मैं सेपरेट कर सकता हूँ। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए यहाँ पे, तो dy y के साथ, dx x के साथ में, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का क्वेश्चन है। ऐसे हमें ये चीज पता लग जाती है। तो ध्यान रखेंगे 2 टर्म्स है क्वेश्चन में, 0 के अलावा आप टर्म सेपरेट कर सकते हैं, फैक्टर जनरेट हो सकते हैं 1 + a + b + ab, और 4 टर्म्स हैं तो क्लब करके 2 टर्म्स के हिसाब से अगर कॉमन आ रहा है तो वेरिएबल सेपरेशन में भी चेंज हो सकता है और प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स में भी चेंज हो सकता है। अब लास्ट एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो काम आता ही है, बाकी टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काम आता है। तो उसके लिए हम देखते हैं जेईई मेन 2020 का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो dy/dx की टर्म है log के अंदर y + 3x और y + 3x एक जगह और लिखा हुआ है। ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन में दिखता है। अब देखेंगे तो यहाँ 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स नहीं है, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नोटिस करने की ये है कि एक लीनियर एक्सप्रेशन बारी बारी रिपीट हो रहा है, दैट इज लीनियर एक्सप्रेशन y + 3x। दिस इज वेरी कॉमन थिंग जो जेईई मेन में ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किया जाता है, या कहीं पे भी ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है x और y में, जिसको यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर। बारी बारी वो लीनियर एक्सप्रेशन रिपीटेडली लिखा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा y + 3x 2 बार लिखा हुआ है, और जनरली ऐसा जो लीनियर एक्सप्रेशन होता है वो किसी एक फंक्शन के अंदर भी होता है, जैसे यहाँ log के अंदर है। सेम चीज e⁻⁴ के अंदर भी हो सकता है, सेम चीज sin ऑफ y + 3x भी हो सकता है। किसी फंक्शन के अंदर एक लीनियर एक्सप्रेशन, जरूरी नहीं है y + 3x हो, वो यहाँ पे y + x भी हो सकता है, x - y भी हो सकता है। सेम लीनियर एक्सप्रेशन रिपीट करना चाहिए। उस लीनियर एक्सप्रेशन के अलावा हर जगह बाकी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगी या डेरिवेटिव की टर्म होगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन बारी बारी रिपीट कर रहा है, उसके अलावा सिर्फ कांस्टेंट और डेरिवेटिव की टर्म है, तो इस क्वेश्चन को हमेशा पहले हम स्टार्ट करते हैं उस लीनियर एक्सप्रेशन को टी पुट करके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस, क्वेश्चन को सॉल्व करने के काम में आता है। तो इसको आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है लीनियर एक्सप्रेशन को। इसको जैसे ही आपने टी पुट किया तो क्या है, dy/dx + 3 = dt/dx। तो ये जो dy/dx + 3 आपको दिख रहा है, ये dt/dx पुट कर देंगे = t/ln t। अब अगर आप देखेंगे तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, dt को t/log t के साथ कर लेंगे क्लब, और dx को अलग करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस जो आपको ध्यान रखना है। लीनियर एक्सप्रेशन ax + by + c टाइप, मोस्टली x + by टाइप ही होता है, जो किसी फंक्शन के अंदर होता है और बारी बारी क्वेश्चन में रिपीट करता है। सेम टाइप के कॉन्सेप्ट में आगे भी डिस्कस करूंगा क्वेश्चन। तो हमेशा क्वेश्चन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में नोटिस करना है सिंप्लीफाई करने के लिए। कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन रिपीट करता है तो उसको हम t क्यों पुट करते हैं, क्योंकि इसमें dy/dx जो है वो dt/dx की फॉर्म में आ जाता है और उसमें कोई एक्स्ट्रा टर्म वेरिएबल की नहीं आती है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड हो गए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो अभी तक हमने आइडेंटिफाई करना सीखा कि वेरिएबल सेपरेबल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करी जाती है। तो क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व करना होता है हर टर्म की डिग्री सेम होती है। इसका मतलब क्या है, अभी हम देखेंगे जेईई मेन का क्वेश्चन और उससे आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर क्वेश्चन में आपको दिखेगा फंक्शन ऑफ y/x या x/y। अभी मैंने आपको पहले बताया था वेरिएबल सेपरेबल में किसी फंक्शन के अंदर है लीनियर एक्सप्रेशन, अब यह है किसी फंक्शन के अंदर y/x या x/y। ऐसी टर्म आपको क्वेश्चन में ऑब्जर्व करनी होगी। किसी फंक्शन के अंदर का मतलब वो फंक्शन sin ऑफ y/x, tan ऑफ y/x, e⁻y/x या x/y, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है। किसी फंक्शन के अंदर अगर आपको ये दिखता है, उसके साथ में हमेशा हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं dy/dx या dx/dy।
अगर आपको y बाय x दिख रहा है फंक्शन के अंदर sin y बाय x, तो उसमें आपका क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस है ये कि dy बाय dx आपको जनरेट करना है। अगर x बाय y लिखा हुआ है तो dx बाय dy आप जनरेट करेंगे। तो ऐसा जनरेट करने से क्या होगा, वो फंक्शन बचेगा, dy बाय dx की टर्म बचेगी और उसके अलावा सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी। तो ये दोनों टाइप ऑफ जो फॉर्म्स होते हैं ये होमोजीनियस फॉर्म्स ही होती हैं। सब टर्म की डिग्री सेम, या तो आपको ये दिख जाएगा या फंक्शन के अंदर y बाय x या x बाय y आपको दिख जाएगा, तो वो उसी के कॉन्सेप्ट से फिर सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप जैसे देखते हैं 2021 का क्वेश्चन, तो ये काफी सिंपल और एक इंपॉर्टेंट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप है। इसमें देखेंगे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, x की डिग्री 1 y की डिग्री 1, दैट इज द पावर। तो इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है। हर टर्म की डिग्री अगर सेम है तो दिस इज नथिंग बट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं जनरली ऐसे आइडेंटिफाई करता हूं। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी दिख रहा है तो हमेशा हर टर्म की डिग्री देखेंगे, सेम नहीं दिख रही है तो वो होमोजीनियस नहीं है। सिंपल सा ये आपको ध्यान रखना है। और अगर एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो होमोजीनियस टाइप है, तो आपको क्या जनरेट करना है, या तो y बाय x या x बाय y। ये ऐसा भी हमारा थॉट प्रोसेस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। या फिर जो क्वेश्चन में अगर dy बाय dx दिया हुआ है तो हम क्या जनरेट करते हैं, y बाय x ही जनरेट करते हैं। दिस इज द थॉट प्रोसेस। तो dy बाय dx अगर मैंने इसको लिखा है ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, y बाय x जनरेट करूंगा। और होमोजेनियस को सॉल्व करने का तरीका होता है या तो y बाय x को v पुट करते हैं या x बाय y को v पुट करते हैं। तो y बाय x कैसे जनरेट करेंगे, x स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके, यहाँ भी y बाय x आएगा, यहाँ भी y बाय x आएगा। तो ये राइट साइड वाला पार्ट फंक्शन ऑफ y बाय x अपने आप आ जाएगा, उसके अलावा सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिखेगी। तो y बाय x को v पुट करके सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू xv। तो dy बाय dx की जगह हम ये प्रोडक्ट रूल यहाँ लगाते हैं डिफरेंशिएशन का, तो v प्लस x dv बाई dx आता है, ये आपको पता ही होगा। और जैसे ही आप इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ही चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे अगर v पुट करेंगे तो v स्क्वायर माइनस 1/2v, और ये आएगा v प्लस x dv बाई dx। v को राइट में ले जाएंगे तो आपको दिखेगा दो टर्म, लेफ्ट में एक टर्म, राइट में एक टर्म, और वेरिएबल सेपरेटेड हैं, तो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, सेम डिग्री की टर्म दिखेगी तो वो होमोजेनियस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये काफी कॉमन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आप जरूर निकालिएगा, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये जो 13 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy जो है, ये प्रीवियस ईयर में 4-5 बार पूछी जा चुकी है होमोजीनियस में। सो दिस इज वेरी स्टैंडर्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको सर्कल की इक्वेशन मिलती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, जिसका यहाँ पे सेंटर कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे हो, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स आता है, एक्स एक्सिस पे उसका सेंटर होता है, ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें फंक्शन ऑफ y बाय x क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ होगा, जैसे 2021 का ये क्वेश्चन है। देखो tan ऑफ y बाय x, tan ऑफ y बाय x, ऐसा क्वेश्चन में दिख जाएगा, हो सकता है x बाय y भी हो। तो जैसे ही मुझे दिखा tan ऑफ y बाय x, tan ऑफ y बाय x, फंक्शन के अंदर y बाय x या x बाय y, तो 100% आई एम श्योर दिस इज नथिंग बट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व कैसे करना है, y बाय x अगर लिखा हुआ है तो आपको dy बाय dx जनरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, dx से यहाँ डिवाइड करेंगे, dy बाय dx करेंगे जनरेट, और dy बाय dx अगर आप जनरेट करेंगे तो आपको सारी जगह y बाय x ही जनरेट करना है। तो आप क्या करोगे, इधर भी y बाय x जनरेट करने के लिए x से डिवाइड करोगे, ये वाला x आप यहाँ ले आओगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि dy बाय dx जनरेट करेंगे, वो आएगा dy बाय dx मल्टीप्लाइड बाय tan y बाय x, राइट में आ जाएगा y बाय x tan y बाय x माइनस 1। और यहाँ पे अब ये होमोजीनियस से कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, y बाय x को आप v पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करना जरूरी है, आइडेंटिफाई करना आता है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपने किए होंगे, बहुत प्रैक्टिस करी होगी कैसे सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन फिर आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये है 2021 का क्वेश्चन। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं जेईई मेन में जो डिफिकल्ट लगेंगे दिखने में लेकिन ईजी होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो जेईई मेन में आ सकता है, वो ये क्वेश्चन है जिसमें e की पावर में x बाय y है, देखिए, और यहाँ x बाय y है। तो ये यही क्वेश्चन है, ये हिंट है कि ये क्वेश्चन क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, x बाय y को v पुट करके सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना है। और इसमें dx बाय dy जनरेट करेंगे, तो यहाँ dx बाय dy जनरेट करके सॉल्व करेंगे और x बाय y को v पुट करेंगे।
क्योंकि x बाय वाई है e की पावर में, तो x बाय वाई जनरेट करके वो v पुट करेंगे। अगर फंक्शन के अंदर y बाय x होता है तो y बाय x को v पुट करके हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन। कैसे आइडेंटिफाई करना है ये जरूरी है। तो सबसे पहले हमेशा लीनियर आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद में होमोजीनियस। अगर ये दोनों नहीं होंगी तो नेक्स्ट स्टेप में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करेंगे। तो अब उसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं, या जेई मेन बोलो या आईआईटी जेई का एग्जाम बोलो। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इस पे अभी तक टोटल 33 क्वेश्चंस आए हैं। तो फॉर्म को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हो सकता है। तो फॉर्म में ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि इस फॉर्म को अगर आप देखेंगे तो इस फॉर्म में डेरिवेटिव dy बाई dx है और y की पावर 1 की टर्म है। इसको लीनियर फॉर्म बोलते ही इसीलिए है। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। तो ऐसे वाले इक्वेशंस में क्या होता है, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में होती है तो y की डिग्री हमेशा 1 रहेगी। x में कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है पहले चेक करते हैं वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है। उसके बाद में हर टर्म को नोटिस करिए। उस टर्म में अगर आपको सारी टर्म्स में कंबाइन करके भी y की सिर्फ जो टर्म दिख रही है y की पावर 1 ही दिख रही है, सिर्फ वही टर्म दिख रही है, और y की पावर 1 की टर्म को क्लब भी करोगे तो भी एक ही टर्म जनरेट होगी y की पावर 1 की, और y की पावर 1 ही सिर्फ मुझे दिख रहा है। x में कुछ भी है, x स्क्वायर है, साइन x है, साइन वहां पे x स्क्वायर है, e रेज टू पावर x है, y है जो y की पावर 1 होना चाहिए, किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब कंपोजिट फंक्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए। साइन y कॉस y ऐसा नहीं होना चाहिए, e की पावर y होना चाहिए अकेला और उसकी पावर होनी चाहिए 1। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखता है तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y की फॉर्म हो सकती है। 99% टाइम वो वही फॉर्म होती है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं जो जेईई मेन में पूछे गए। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो पहले मैं देखूंगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है। तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है क्योंकि मुझे 3 टर्म दिख रही है, तो मैं उसको ये सोचूंगा कि सेपरेट नहीं हो सकते, सेपरेट हो भी नहीं सकते क्योंकि y को अगर यहाँ पे 2 टर्म बनाने की कोशिश करेंगे, y को यहाँ ले जाएंगे तो x और y साथ में हो जाएंगे, टर्म सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म नहीं है। दूसरा फिर अब मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो नोटिस करिए इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 1 है, सेम डिग्री की टर्म नहीं है, तो होमोजीनियस नहीं है। फिर तीसरा मेरा स्टेप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जो मिल जाती है उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे y की पावर 1 की ही टर्म है और कोई टर्म नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y हो सकती है। फिर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पे जाता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे पता है कि dy बाई dx के साथ में अगर y की पावर 1 की टर्म में लिख लूँ, उसमें उसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है। ये मैंने एक साथ लिखा है यहाँ पे। राइट साइड में सिर्फ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, y की टर्म नहीं होनी चाहिए। कैसे होगी, क्योंकि मैंने बोला ना y की पावर की 1 टर्म एक ही है, तो इसको मैंने इसके साथ लिख लिया, यहाँ फंक्शन ऑफ x ही है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y का ही क्वेश्चन है, इसको आप इसमें चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए dy बाई dx है, y की पावर 1 की टर्म इसके साथ ही लिखी हुई है। अब ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे ही दी हुई थी, ये मैंने रीअरेंज करके नहीं लिखा है, क्वेश्चन ही ऐसे आया था। तो ये y की पावर 1 की टर्म है dy बाई dx के साथ, तो ये 100% क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y है, कंपेयर करके सॉल्व किया जा सकता है। इसमें देखेंगे ये भी y की पावर 1 की टर्म है dy बाई dx के साथ। अब ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, ये भी 2021 में आया है। ये बाकी क्वेश्चन सिंपल थे, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, लेकिन इस क्वेश्चन में भी नोटिस करो यहाँ पे, यहाँ सिर्फ x की टर्म है, यहाँ सिर्फ x की टर्म है, ये सिर्फ मुझे y दिख रहा है और उसमें सिर्फ y की पावर 1 दिख रहा है। जैसे मुझे y की पावर 1 दिखा तो 100% क्या है, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y का ही क्वेश्चन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y का अगर क्वेश्चन होता है तो हम क्या जनरेट करते हैं, dy बाई dx, और उसके साथ लेके आते हैं y की पावर 1 की टर्म। ध्यान रखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में dy बाई dx जनरेट करेंगे और y की पावर 1 की टर्म उसके साथ लेके आएंगे। तो ये dy है, इसको dx को यहाँ लेके जाएंगे और जो y की पावर 1 की टर्म आएगी उसको लेफ्ट में लेके जाएंगे उसके साथ में। दिस इज हाउ यू स्टार्ट द क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये देखो, ये भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है।
इसमें भी देखो y की एक ही टर्म है y की पावर 1, x में कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, dy बाय dx जनरेट करेंगे और y की पावर 1 की टर्म उसके साथ लिखेंगे। दिस इज हाउ यू स्टार्ट द क्वेश्चन। तो ये हमें आइडिया लग गया कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, फिर हम देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको देखूंगा तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो क्या स्टेप होगा, dy बाय dx जनरेट करेंगे, y की पावर 1 की टर्म उसके साथ लिखेंगे। तो dy बाय dx कैसे जनरेट करेंगे, ये रहा dx, ये रहा dx, तो पूरे को dx से आप डिवाइड कर दोगे तो dy बाय dx आ जाएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ध्यान रखनी है, जो dy बाय dx जनरेट करेंगे उसमें dy बाय dx का कोफिशिएंट आपको हमेशा 1 जनरेट करना होता है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको dx से डिवाइड किया, इसका कोफिशिएंट मुझे ये टर्म दिख रही है, तो मुझे इसको भी हटाना है। ये नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, dy बाय dx के साथ में अगर y की पावर 1 की टर्म लिखनी है तो इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड करूंगा, इस वाली टर्म से डिवाइड करूंगा। तो अगर इससे डिवाइड करूंगा तो ये भी टर्म डिवाइड होगी यहाँ से, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5/4, और जो राइट साइड की टर्म है वो भी इससे डिवाइड होगी। तो राइट साइड में जो टर्म लिखी हुई है 2x रेज़्ड टू पावर 9/4, ये भी x स्क्वायर प्लस x रेज़्ड टू पावर 5/4 से डिवाइड होगी, ये आएगा यहाँ पे। तो dy बाय dx आ गया और यहाँ पे माइनस y, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे नोटिस करेंगे x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे इसमें से, तो ये ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे -1/2x मल्टीप्लाइड बाय y आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में ये किया गया। फिर हमें क्या करना है, राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा यहाँ पे, इसका डिवीजन, उसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। तो अब मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ध्यान ये रखना है, dy बाय dx का कोफिशिएंट 1 बनाना है, उसके साथ में y की पावर 1 की टर्म लिखनी है। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, पहले आइडेंटिफाई, फिर इसमें चेंज करेंगे। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y सॉल्व करने के लिए उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो डिफाइन किया जाता है y की पावर 1 के कोफिशिएंट के पार्ट से। तो यहाँ पे अगर ये px लिखा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन px dx। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो px होता है साइन के साथ आप लेते हैं, यहाँ पे -1/2x है तो -1/2x लिखेंगे, इसमें इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब इस इंटीग्रेशन को जब भी आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज आएगा, वो ये 3 प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा कॉमन है। ये वाली इसमें क्या है, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है, यहाँ पे बेस e है, यहाँ पे भी e है, तो ये वैल्यू b हम लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे e रेज़ टू पावर ln आएगा वहां पे, क्योंकि ln का बेस भी क्या होता है, e होता है। तो उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो e रेज़ टू पावर ln हटा के उसको हम सिंपली b लिख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी का यूज आता है, जब भी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें यहाँ पे लॉग के आगे जो भी आएगी टर्म उसको आप पावर में ले जा सकते हैं, पावर प्रॉपर्टी यूज करके उसको b की पावर c लिख के। देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, बट ये प्रॉपर्टी हर जगह यूज आएगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे यहाँ -1/2 dx बाय x का आएगा इंटीग्रेशन log x। अब मैं पावर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, इस पावर को ले जाऊंगा ऊपर, तो -1/2 को मैं ले जाऊंगा ऊपर। ऐसा करने से क्या हुआ, ये आएगा e रेज़ टू पावर ln x, क्योंकि बेस तो e ही है, तो e रेज़ टू पावर ln x जो है, अब x में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये b लिखा है, यहाँ x की पावर -12, तो e रेज़ टू पावर ln हटा के इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -12, दैट इज 1/√x। ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल सकते हैं ये प्रॉपर्टी यूज करके। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप, पहले आइडेंटिफाई, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरेट किया, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है सॉल्व करने का, कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई और करते हैं इंटीग्रेट। उससे आंसर क्या आता है वो हमें ध्यान रखना होता है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में होती है तो लेफ्ट साइड में आंसर आता है y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट साइड में इस टर्म को इंटीग्रेटिंग के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको सॉल्व करके फिर हम निकालते हैं इसका आंसर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना ही कॉन्सेप्ट था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया, तो लेफ्ट में y में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको लिखना है, और राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। अब जो राइट साइड का एक्सप्रेशन इंटीग्रेट करेंगे उसके लिए आपको डेफिनेट इंटीग्रल नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट का यूज आएगा, वो आपको फिर पता होनी चाहिए कैसे सॉल्व करना है। बाकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो जेईई मेन 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। मैंने आपको बताया था राइट साइड के 2 फैक्टर्स आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो इसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि नोटिस करिए y की पावर 1 की टर्म है यहाँ पे और dy बाय dx है, इसको हम लेफ्ट में ले जा सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ x की टर्म बचेगी राइट में, तो सिर्फ इतनी सी चीज मुझे पता है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊंगा इन दोनों टर्म्स को, तो y की पावर 1 का कोफिशिएंट ये आएगा, राइट में x -1 आएगा।
फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 है, y की पावर 1 की टर्म लेफ्ट में है, तो वो जो px है e रेज़ टू पावर में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 e रेज़ टू पावर में। फिर अगर आप सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट में आंसर आएगा y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट में आएगा राइट साइड की वैल्यू का इंटीग्रेटिंग फैक्टर से प्रोडक्ट और dx के साथ इंटीग्रेशन। तो ये हमने ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर राइट साइड का तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है क्योंकि देखिए ये इसका ही इंटीग्रेशन है, मतलब इसका इंटीग्रेशन है, यही तो है यहाँ पे। तो अगर आप इसको पूरे को टी पुट कर देंगे तो ये जो पूरा पार्ट है ये dt में चेंज हो जाएगा, ऐसे भी इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो वो एक क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कई बार किसी क्वेश्चन को तीन तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट करके भी सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो मैंने पहले भी डिस्कस किया वेरिएबल सेपरेबल में, कि कोई लीनियर फंक्शन रिपीट करता है तो उसको टी पुट करके सिंप्लीफाई किया जा सकता है एक्सप्रेशन। अब लीनियर एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था ax प्लस बी वाई, कई बार क्या होता है x प्लस बी वाई नहीं होता, x प्लस ए वाई प्लस बी, ऐसे भी लीनियर एक्सप्रेशन होते हैं जो रिपीट होते हैं। अगर ऐसे आपको दिख रहे हैं तो उसको टी पुट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे ही लिखी हुई थी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 1 प्लस एक्स मुझे दिख रहा है रिपीट होता हुआ, तो उसको मैं टी पुट कर दूंगा, ये लीनियर है x में। और इसके अलावा y की एक ही टर्म है y माइनस 3, ये भी ब्रैकेट में ऐसे ही क्वेश्चन में लिखी हुई थी, तो उसको मैं z पुट कर लेता हूं, ऐसा मैं कर सकता हूं। अब आप बोलेंगे सर y माइनस 3 तो लीनियर एक्सप्रेशन रिपीट ही नहीं हो रहा, लेकिन लीनियर को आप कभी भी टी पुट कर सकते हैं, वेरिएबल क्वेश्चन से छोटा ही होता है। ये पुट करने से देखो क्या हुआ, यहां से अगर आप dx निकालेंगे तो ये वैल्यू तो आएगी दैट इज इक्वल टू dt, और यहां से अगर आप dy निकालेंगे तो ये आएगा dz। तो dy बाई dz कितना आएगा, दैट इज dz बाई dt। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर देंगे t dz बाई dt इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस z। अब इसको देख के मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ dz बाई dt है और z की पावर 1 की एक ही टर्म है, तो यहाँ पे z में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। कैसे, dz बाई dt का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे और यहाँ से जो z की पावर 1 की टर्म है उसको लेफ्ट में ले जाएंगे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा दिस इज नथिंग बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ये सब चीजें छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से ध्यान रखनी होती है। इसमें लीनियर फंक्शन, लीनियर का सब्स्टिट्यूशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जिससे दिखने वाले क्वेश्चन जो नहीं दिख रहे हैं लीनियर, वो भी लीनियर होते हैं, ऐसे हमें पता चल जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली। तो ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अब देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x जो है वो y के सिमिलर ही होता है, y में होता है dy बाई dx, x में होता है dx बाई dy, और इसमें x की पावर 1 की टर्म जो है वो dx बाई dy के साथ में होगी, बाकी सब जगह y का एक्सप्रेशन हो सकता है। ऐसे टोटल 7 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं। ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में जनरल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि आदत उनकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y को सॉल्व करने की, तो वो x को चेक ही नहीं करते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। चेक कैसे करना है, जैसे y को चेक किया था, y की पावर 1 की टर्म थी सिर्फ, और कुछ नहीं था। इसमें x की पावर 1 की टर्म है, x की पावर 1 की टर्म किसी फंक्शन के अंदर नहीं होगी, अलग होगी, क्लब करने के बाद में वो एक ही टर्म बचेगी वहां पे। ऐसा जब भी होता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x का क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, जेईई मेन 2020 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, सबसे पहले मैंने देखा वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेट कर सकते हैं क्या, dx dy अगर अलग करूंगा तो x y के साथ ही रहेगा, अगर आप सेपरेट करने की कोशिश करेंगे नहीं होगा सेपरेट। होमोजीनियस है नहीं क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, सेम डिग्री की टर्म नहीं है। नेक्स्ट लीनियर का ही क्वेश्चन हो गया, तो लीनियर इन y नहीं है क्योंकि y की पावर 2 है और y की पावर 1, दो टर्म्स है। तो लीनियर इन x नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे। लीनियर इन x चेक करने के लिए हमेशा dx बाई dy आपको लिखना चाहिए, अगर जैसे भी लिखा हुआ है। ये लिखने के बाद में ही आप चेक करिए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और यहां से भी आप थोड़ा आइडिया ले सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ x की पावर 1 की टर्म दिख रही है, तो भी मेरे को आइडिया लगता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x हो सकती है। और अगर हो सकने का थोड़ा सा भी आइडिया लगा तो मैं dx बाई dy जनरेट करूंगा पहले, और इसमें जो x की पावर 1 की टर्म है उसको उसके साथ लाने की कोशिश करूंगा dx बाई dy के साथ। फिर देखूंगा y की टर्म है, तो मेरा कंफर्म हो गया दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x का क्वेश्चन, इससे ये चीज मैच कर रही है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y को सॉल्व किया वैसे ही x को सॉल्व करते हैं। इसका भी अब हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो आता है यहाँ पे x की पावर 1 की टर्म्स का, यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है इससे निकाला जाता है
पी वाई, यहाँ डी एक्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा डी वाई। तो वहां पे पी एक्स था तो डी एक्स आ रहा था, यहाँ पी वाई है तो डी वाई। यहाँ पे -1/y है तो e की पावर -1/y dy आ जाएगा, तो e की पावर -ln y। अभी मैंने डिस्कस किया था पावर ऊपर जाती है फिर 1/y आ जाएगा, e की पावर ln हटा देंगे तो 1/y आ जाएगा। सेम प्रॉपर्टीज वापस मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसमें अब लेफ्ट साइड में क्या आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में आया था y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें आएगा x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये आएगा लेफ्ट में, राइट में आएगा राइट साइड की टर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन y का वहां पे फंक्शन है तो y के साथ इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो y की पावर 1 की टर्म, x की पावर 1 की टर्म, सबसे पहले आपको यही देखना है वेरिएबल, सेपरेबल और होमोजीनियस हटाने के बाद में। फिर अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो हो सकती है तो y में दिख रही है तो dy बाई dx लिखिए और x में दिख रही है तो dx बाई dy लिखिए। जनरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y जो होती है वो क्वेश्चन में एज इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में दी हुई होती है। x में ऐसा नहीं होगा, x में इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा होगा जिसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे मेरे को कभी भी एक्सप्रेशन दिखता है तो मैं x के बारे में भी सोच सकता हूँ, या dx बाई dy कहीं भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ। ये ध्यान रखना है। और आइडेंटिफाई x की पावर 1 से ही करना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं बर्नौली फॉर्म एंड मॉडिफाइड बर्नौली फॉर्म, जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में हम कब आइडेंटिफाई करते हैं, जब हमें ये कंफर्म हो जाता है कि वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y और x का क्वेश्चन नहीं है, तभी हम इस फॉर्म की तरफ जाते हैं। तो वो समझना आपको काफी जरूरी है। तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो बर्नौली फॉर्म इज नथिंग बट हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है उसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं जिसके बाद में वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है या चेंज हो जाता है, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बर्नौली फॉर्म भी x और y में दोनों में होती है, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x और y में दोनों में होती है। तो ये है बर्नौली फॉर्म इन y। अब बर्नौली फॉर्म इन y जो है उसको आप कंपेयर करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y होती है उसमें ये जो y की पावर n की टर्म है ये वहां नहीं होती है, बाकी ऐसी ही होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। सिर्फ इसमें फर्क क्या है, यहाँ y की पावर n की टर्म है qx के साथ। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि यही फॉर्म है। हर क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में नहीं दिया होगा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है या y की पावर n qx, जिससे आप डायरेक्टली कंपेयर करके सॉल्व कर लेंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और क्वेश्चन से उसको फिर हम वहां पे समझेंगे भी। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि दिस इज सिमिलर टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ उसमें y की पावर n की टर्म एक्स्ट्रा है। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 2021 का ये क्वेश्चन है, पहले मैंने देखा वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है क्योंकि डिग्री अलग है, लीनियर इन y और लीनियर इन x। तो लीनियर इन y सोचने लगा तो मुझे लगा y की पावर 1 और y की पावर 2 दोनों की टर्म है। तो अगर दोनों की टर्म है तो लीनियर इन y नहीं हो सकता, उसको मैंने वैसे हटाया। अगर x की बात करेंगे तो अब हो सकता है कि x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, लीनियर इन x हो जाए, यही तो मैंने आपको बताया था। लेकिन ये लीनियर इन x क्यों नहीं होगा, क्योंकि लीनियर इन x में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। हर x की पावर 1 की टर्म का क्वेश्चन लीनियर इन x नहीं होता, लेकिन हो सकता है, इसीलिए हम चेंज करके चेक करते हैं। तो अगर आप यहां से dx बाई dy निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लीनियर इन x मतलब dx बाई dy जनरेट करना है, तो यहां ये वैल्यू आएगी -x/2x y स्क्वायर माइनस y। तो उस केस में क्या करेंगे, आप x की पावर 1 की टर्म यहां नहीं ले जा सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए लीनियर इन x नहीं है। तो अब जब सारी फॉर्म यहां से हट गई कि ये बाकी फॉर्म्स नहीं है, तो मैं बर्नौली के बारे में सोचता हूं। अब बर्नौली के बारे में सोचने का मतलब क्या है, देखो बर्नौली x में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है। तो अगर मैं y की फॉर्म में बर्नौली का हमेशा पहले सोचता हूं तो उसमें y की पावर 1 की टर्म देखता हूं, y की पावर 1 की टर्म मुझे दिख गई क्योंकि मैंने लीनियर के लिए भी वही चेक करी थी। लेकिन y की पावर 1 के अलावा मुझे y की पावर n की टर्म दिखनी चाहिए, n दिखना चाहिए। किसके साथ है नहीं है वो आपको नहीं सोचना है, n दिखना चाहिए। और यहां जैसे y दिख रहा है तो मोस्टली वो y की पावर नेक्स्ट हायर पावर होती है, 1 के साथ 2 ही जनरली आपको देखने को मिलेगा, y और y की पावर n। तो अगर y दिख रहा है और उसके अलावा सिर्फ y की पावर n की टर्म दिख रही है, इसके अलावा और कोई y की टर्म नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 2 ही टर्म्स होनी चाहिए, एक y की पावर 1 की टर्म जो लीनियर के लिए चाहिए और एक y की पावर n की टर्म जो x के साथ हो सकती है, वो हमें यहाँ पे दिख रही है।
इतना सा देखते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए कि बर्नौली फॉर्म हो सकती है। और बर्नौली फॉर्म कैसे बनाते हैं? जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y बनाई थी हमने। अब मुझे पता है बर्नौली इन y हो सकती है। x में क्यों नहीं सोचा मैंने? क्योंकि x की टर्म है और x की पावर n की टर्म नहीं है। अगर x में चेक करते तो हम ऐसे ही चेक करते, तो मुझे पता लग गया बर्नौली इन y हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे dy/dx जनरेट करूंगा, क्योंकि लीनियर की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने इससे dy/dx यहाँ पे लिख लिया। दिस इज माई नेक्स्ट स्टेप। ऐसे ही मैं सोचता हूँ। फिर जब जैसे ही मैंने dy/dx लिख लिया, अब मुझे पता है इसको लीनियर की तरह ही हम चेंज करते हैं। लीनियर और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ राइट में y की पावर n आता है, उससे पहले हम y की पावर 1 की टर्म को dy/dx के साथ ही ले जाते हैं। तो y की पावर 1 की टर्म को ले गए हम इधर, यहाँ लिख लिया, और जो राइट में टर्म बच गई उसको हमने यहाँ लिख लिया। और उसमें y की पावर n हो सकता है, वो यहाँ में दिख रहा है, और उसके साथ q जो है फंक्शन ऑफ x, वो भी सकता है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैंने ऐसे चेंज किया, dy/dx y की पावर 1 की टर्म उसके साथ लिख ली, dy/dx का कोफिशिएंट 1 जरूर बनाना है, और ये y की पावर n की टर्म यहाँ लिख ली। ये हो गई हमारी बर्नौली फॉर्म। अब सॉल्व कैसे करते हैं, इसका स्टेप क्या होता है? इसका नेक्स्ट स्टेप होता है, आप क्या करते हैं, जो y की पावर n की टर्म आपको जो दिखती है उससे आप इसको पूरी इक्वेशन को करते हैं डिवाइड। तो y स्क्वायर से आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1/y² आएगा, यहाँ 1/y आएगा, और यहाँ -2 आएगा। अब जब डिवीजन करने के बाद में आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, जिससे ये लीनियर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन आपको क्या करना होता है, जो y की पावर 1 की टर्म आपने जनरेट करी थी, वो टर्म अब जिसमें चेंज हो गई है, वो किस में चेंज हो गई है, 1/y में, डिवीजन के बाद में, उसी को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो 1/y को आप टी पुट करेंगे, किसको, y की पावर 1 जो चेंज हुई y² से डिवाइड करके, इसको आप टी पुट करेंगे तो आपको दिखेगा 1/y² dy/dx, जो ये वाला पार्ट है ये dt/dx में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन -dy/dy² = dt। तो dy/y² वाला जो पार्ट है उसको अगर आप लिख देंगे -dt, तो ये -dt/dx आ जाएगा। और ये पूरी की पूरी क्वेश्चन जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x में चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। x नहीं, सॉरी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे dt/dx आ रहा है, उसके साथ में t की पावर 1 की टर्म है। तो फिर से मैम यहाँ रिवाइज करते हैं, कैसे किया था मैंने, y की पावर 1 y की पावर n दो ही टर्म होनी चाहिए, dy/dx लिखेंगे, y की पावर 1 की टर्म लेफ्ट में ले जाएंगे, उसके साथ में y की पावर n से डिवाइड करेंगे, और जो y की पावर 1 से जो जनरेट हुआ y का एक्सप्रेशन, उसको जैसे ही आप टी पुट करेंगे, ये जो इधर वाला जो पार्ट जनरेट होगा वो अपने आप dt/dx उस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ऐसा हमेशा होगा। तो इसके दो स्टेप होते हैं। अगर आपने बर्नौली इन y आइडेंटिफाई कर ली है, पहले पूरी इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके, फिर y की पावर जो 1/y की पावर n का एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज y की पावर 1 - n, उसको आप टी पुट करके करेंगे सॉल्व। तो ये इसका स्टेप है। ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जो y है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है बर्नौली फॉर्म इन y। अब सिमिलर तरह से बर्नौली फॉर्म इन x भी हो सकती है, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x का एक्सटेंशन है। उसमें dx/dy py x की पावर 1 ये तो आता ही है, और यहाँ x की पावर n आता है qy। ये है बर्नौली इन x। जनरल एग्जाम में क्वेश्चन बर्नौली इन y के ही ज्यादा आए हैं, बर्नौली इन x के क्वेश्चन नहीं देखे हैं जितना मेरे को आइडिया लगा है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन मैंने नहीं देखा अभी तक जेईई मेन में, इसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसी के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जब ये मेरे को क्वेश्चन दिखा तो मुझे कैसे पता लगेगा बर्नौली इन y है या नहीं है? तो मुझे दिख रहा है कि ये लीनियर तो नहीं है, x में भी नहीं है, क्योंकि x में e की पावर में है, y की पावर 1 की टर्म है, लेकिन y² जनरेट हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे दिख रहा है ये जो इक्वेशन है ना तो लीनियर बन रही है, ना वेरिएबल सेपरेबल, कुछ भी नहीं बन रहा है, और इवन बर्नौली भी नहीं दिख रही है। लेकिन मुझे दिख रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, आगे आपको ध्यान रखना है, लीनियर एक्सप्रेशन x और y में रिपीट होता हुआ, y+1, तो पहले उसको हम पुट कर देंगे z, फिर जो क्वेश्चन बनेगा उसको नोटिस करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आएगा z² - zx। अब मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पे ये dz/dx आ जाएगा, और इसके साथ में देखेंगे z की पावर 1 की टर्म, इसको मैं यहाँ ला सकता हूँ, ये मुझे दिख रहा है, और राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसमें z की पावर n की टर्म दिखेगी, तो मुझे दिख रहा है z की पावर 1 और z की पावर n, तो ये बर्नौली इन z बन सकती है। तो इसलिए मैं इसको बर्नौली में चेंज करके सॉल्व कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ ले आऊंगा, फिर z² से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा। फिर ये जो 1/z है उसको अगर आप टी पुट करेंगे तो 1/z² dz जो है वो dt में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो लीनियर का सब्स्टिट्यूशन, रिपीटेशन, वो आपको ध्यान रखना है। इसको हम बोलते हैं बर्नौली फॉर्म। अब इसी से बनती है मॉडिफाइड बर्नौली, जिसपे क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं।
मॉडिफाइड बर्नौली पे अगर आप देखेंगे जेईई मेन में टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ बर्नौली। तो मॉडिफाइड बर्नौली और बर्नौली में कोई फर्क नहीं है और मोस्टली वो वाई पे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे बर्नौली फॉर्म में भी वाई पे ही क्वेश्चन आते हैं, एक्स पे नहीं आते। एक्स पे आएगा तो आपको एक्स की फॉर्म की तरह ढूंढना है। मॉडिफाइड बर्नौली जो है थोड़ा और ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड आप बोल सकते हैं, बट अगर आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। वेरिएबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, लीनियर नहीं है, ना वाई में ना एक्स पे, फिर बर्नौली नहीं है, तो हम मॉडिफाइड बर्नौली की तरफ जाते हैं। ये मेरा आइडिया होता है, मैं ऐसे आइडेंटिफाई करता हूं। एक बार थोड़ा आप फास्ट हो जाएंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अब जो बर्नौली फॉर्म थी उसमें हमने किया क्या था, y की पावर n से डिवाइड किया था, तो यहां कोई फंक्शन ऑफ y आया था और यहां उसका डेरिवेटिव आया था, यही तो हमने किया था। तो ये इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड बर्नौली। ये बर्नौली फॉर्म ही है। यहाँ फंक्शन ऑफ y देखेंगे तो 1 y की पावर 1 माइनस n आ जाएगा अगर y की पावर n से डिवाइड करेंगे, और उसका डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा। अब ये फंक्शन ऑफ y कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि y की पावर n ही हो। y की पावर 1 और y की पावर n है तो इजी है सॉल्व करना। अब जनरली ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन में कैसे आता है, जनरली यहाँ फंक्शन जैसे होता है tan, तो यहाँ सेक स्क्वायर आपको दिख जाएगा, यहाँ साइन होगा तो आपको कॉस दिख जाएगा। अब क्या होता है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा होता, कई बार लिखा होता है कई बार नहीं लिखा होता। जैसे देखो 2021 का क्वेश्चन, इसमें ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने देखा ना तो ये लीनियर इन एक्स है ना ये वाई है, क्योंकि ना तो वाई अलग है ना एक्स अलग है, ई की पावर में और घुसे हुए और कॉस के अंदर है, और ये होमोजीनियस है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं रहे, तो बर्नौली पे आया। बर्नौली में y की पावर n और x की पावर n वो मुझे नहीं दिखा, तो मॉडिफाइड बर्नौली मैंने सोचा। तो मैंने देखा कि dy के सामने e की पावर साइन y cos y लिखा हुआ है और यहाँ e की पावर साइन y, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, ये इसी की फॉर्म है, फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ x। तो ये डायरेक्ट इसी फॉर्म में दिया हुआ था तो सॉल्व करना ईजी था कि इसको हमने टी पुट किया, e की पावर साइन y cos y dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx, तो यहाँ पे dt बाई dx आ जाएगा, ये t cos x इक्वल टू cos x। अब अगर आप ये नोटिस करेंगे तो इसमें आप वेरिएबल भी सेपरेट कर सकते हैं, इसको यहाँ ले आऊंगा cos x t माइनस 1 हो जाएगा, और आप इसमें दो वेरिएबल सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। या मैं बोल सकता हूँ ये t की पावर 1 है, ये dt बाई dx है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से सॉल्व हो सकता है। अब ये तो वेरिएबल सेपरेट होकर इसलिए सॉल्व हो रहा था क्योंकि यहाँ cos x था, अगर यहाँ sin x होता तो वेरिएबल सेपरेट होकर सॉल्व नहीं होता, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व होता। तो मॉडिफाइड बर्नौली यही होता है, उसमें भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनती है आफ्टर सब्सटीट्यूशन, लेकिन यहाँ कोई भी फंक्शन हो सकता है या उसका डेरिवेटिव। अब कई बार क्या होता है, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिखा होता, तो भी हमें टर्म्स में हमेशा नोटिस करना चाहिए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसपे कहीं पे भी साइन और उसका डेरिवेटिव cos y लिखा हुआ है और कोई फॉर्म नहीं मिल रही है, तो मॉडिफाइड बर्नौली के बारे में आपको सोचना ही सोचना है। जैसे देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था 2019 का क्वेश्चन, ये है जेईई मेन का क्वेश्चन। मुझे दिख रहा है ना तो ये लीनियर इन एक्स है क्योंकि एक्स में क्यूब है, एक्स में 1 है, वाई में लीनियर है नहीं, होमोजीनियस है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल है नहीं। बर्नौली देखूंगा तो बर्नौली के लिए तो x की पावर 1 और x की पावर n, लेकिन उसके लिए dx बाई dy होना चाहिए, वो भी जनरेट नहीं हो रहा। dy बाई dx के लिए मैं y की पावर 1 y की पावर n, तो यहाँ पे दोनों बर्नौली भी नहीं है, तो दिमाग में आया मॉडिफाइड बर्नौली। सबसे लास्ट में वही हम सोचते हैं। मॉडिफाइड बर्नौली में अगर क्योंकि dy बाई dx दिया तो मैं ये सोचूंगा कि dy बाई dx से आगे कोई मैं डेरिवेटिव जनरेट करूं, यहाँ डेरिवेटिव जनरेट करूं और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x, तो मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करने का सोचा, तो cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ sin 2y अपॉन cos स्क्वायर y आया। sin 2y को अगर मैंने लिखा 2 sin y cos y, तो मुझे यहाँ दिख रहा है ये sec स्क्वायर y हो गया, ये हो गया यहाँ पे 2 tan y, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y। तो जैसे मैंने सब्सटीट्यूट किया तो उससे ये सॉल्व हो जाएगा, ये dt बाई dx, ये 2t बाई x इक्वल टू x क्यूब। तो नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई नहीं बचता है तो मैं इस फॉर्म पे आता हूँ, और इवन इसमें हिंट भी होता है। क्वेश्चन में नोटिस करो, मैंने आपको बताया ना साइन के साथ कॉस आपको दिख रहा है, तो बर्नौली के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि इसके एक दूसरे से डेरिवेटिव्स है। टेन के साथ सेक स्क्वायर दिख रहा है, ई की पावर के साथ में ई की पावर वापस आपको दिख रहा है, साइन के साथ कॉस दिख रहा है, तो उस तरह से आपको इस फॉर्म में जनरेट करना चाहिए और सोचना चाहिए। मोस्टली मॉडिफाइड बर्नौली भी जो आएगी वो वाई में ही आएगी, एक्स में नहीं आती है। अगर एक्स में बोली जाएगी तो फॉर्म कैसी होगी, वहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसी होगी एफ डैश एक्स, यहाँ डी एक्स बाई डी वाई होना चाहिए, और यहाँ पे होगा फंक्शन ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ y, इस तरह से होगी। इसका डेरिवेटिव यहाँ होगा, बट दैट इज वेरी हाईली इम्प्रोबेबल जिस पे क्वेश्चन आएगा। तो हमेशा हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। तो ये है मॉडिफाइड बर्नौली। तो ये भी अब आपको क्लियर होना चाहिए कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सॉल्व करना होता है।
अब हम पहुंच गए हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो पे। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा एक फास्ट ट्रिकी मेथड, कुछ एक्सप्रेशंस के ऊपर बेस्ड, जिससे आप जेईई मेन के क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मेथड है इस पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है। कहने का मतलब ये है, अभी तक मोस्टली जो मैंने मेथड्स आपको बताए हैं वो क्वेश्चंस आप उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो फास्ट कैलकुलेशन से होंगे सॉल्व। इसीलिए ये मेथड आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी जनरली नहीं आता है जो सिर्फ इसी मेथड से सॉल्व होगा और किसी मेथड से सॉल्व नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एक बार ही ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ये मेथड जेईई एडवांस के लिए भी इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है मेथड बेस्ड अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ 4 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, x मल्टीप्लाइड बाय y, x बाय y और y बाय x का डेरिवेटिव, नेक्स्ट है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव। सबसे ज्यादा जो इसमें यूज आएंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई का प्रोडक्ट और या एक्स बाय वाई का डिवीजन। वाई बाय एक्स भी हो सकता है, एक्स बाय वाई भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसके जो प्रोडक्ट से जो डेरिवेटिव लिखा है वो प्रोडक्ट रूल से लिखा गया है। वाई मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, ये आगे एक टर्म, एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई, ये आगे दूसरी टर्म। एक को किया, दूसरे को डिफरेंशिएट नहीं किया और दोनों को कर दिया टर्म को ऐड। यही दो टर्म आएंगे, इसको ऐड किया। डिवीजन में अगर देखेंगे तो नीचे वाली जो टर्म है उसका आता है स्क्वायर, ऊपर आएगा यहाँ पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव dy मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यही लिखा हुआ है, दैट इज x dy माइनस y dx। नीचे क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर, क्योंकि जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो है x, उसको डिफरेंशिएट नहीं किया, उसी को यहाँ पे स्क्वायर करेंगे जब नीचे वाली बात करेंगे। जब फर्स्ट टर्म की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये डिवीजन रूल ही यहाँ पे लगाया गया है। नेक्स्ट टर्म में x बाय y में देखेंगे तो नीचे आएगा y स्क्वायर, फिर x का डेरिवेटिव dx मल्टीप्लाइड बाय y माइनस एक्स डी वाई, ये आएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x dx प्लस y dy, यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी क्योंकि 2x इसका आएगा मल्टीप्लाइड बाय dx, 2y dy 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। अब इनको अप्लाई कैसे करना है हम यहाँ पे समझते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करना है क्वेश्चन में। तो अगर आप इन सब टर्म्स को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये नोटिस करना है x का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव dx होता है, y का डेरिवेटिव dy होता है। अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है कि x के साथ में dx और y के साथ में dy, तो आपको इसके बारे में सोचना है, क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर वहां पे जनरेट हो सकता है d की फॉर्म में, डेरिवेटिव की फॉर्म में। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा दिख रहा है x के साथ में dy और वहीं पे y के साथ में dx दिख रहा है, दोनों का एडिशन या दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये दोनों टर्म्स सेम ही है, क्योंकि नोटिस करिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपको यही दिखेगा। नीचे वाले पार्ट पे मत फोकस करिए, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट पे फोकस करिए। नीचे वाला पार्ट हम क्वेश्चन के हिसाब से जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिख रहा है x dy और y dx, दोनों दिख रहे हैं। प्लस के साथ तो प्रोडक्ट में सोचना है, माइनस के साथ तो डिवीजन में सोचना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए। अब देखते हैं जेईई मेन क्वेश्चन, उससे देखते हैं इसकी एप्लीकेशन, समझते हैं कैसे अप्लाई करना है। ये वाला क्वेश्चन मैंने बर्नौली फॉर्म में डिस्कस किया था, y की पावर 1 y की पावर n। ये वाला क्वेश्चन हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन को रीराइट करना होता है, इसको यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखेंगे माइनस वाई डी एक्स और एक्स डी वाई। जैसे मुझे दिखा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो मैं इसके बारे में या इसके बारे में सोच सकता हूँ। तो मेरे को पता है कि इससे मैं जनरेट कर सकता हूँ डेरिवेटिव, कैसे, सिर्फ या एक्स स्क्वायर या सिर्फ वाई स्क्वायर से डिवाइड करके। तो इस टर्म को मैं ले आता हूँ राइट में। अब मुझे दिख रहा है इसके अलावा सिर्फ एक ही टर्म दिख रही है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन जनरेट करने का सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं कि मुझे पता है अब यहाँ पे डेरिवेटिव जनरेट करना है, या तो मैं इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड करूँ या मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ। ये दोनों के बारे में सोचना है कि वाई स्क्वायर भी हो सकता है, नीचे एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। बस सिंपली आपको ये सोचना है, इस पे ही फोकस रखिए। अब इसमें हेल्प मिलेगी आपको लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है। तो लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है dx और यहाँ लिखा हुआ है 2x। तो आपको पता है यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर नहीं होता तो इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सोचेंगे कि यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है ये वाला, यही यहाँ पे हम डिवीजन में लिए हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये तो पूरा स्टैंडर्ड डेरिवेटिव जनरेट होगा ही, और यहाँ पे ये लेफ्ट में भी क्या है उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू जनरेट द एक्सप्रेशन। तो इसको वाई स्क्वायर से अगर मैं करूंगा तो मुझे दिख रहा है नीचे वाई स्क्वायर है, नीचे अगर वाई है तो एक्स बाय वाई का डेरिवेटिव है, क्योंकि नीचे वाले टर्म का स्क्वायर आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का डेरिवेटिव y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x बाय वाई। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो ये एक डायरेक्ट डेरिवेटिव जनरेट हुआ, ये ऑलरेडी डेरिवेटिव x dx के साथ में है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx ये मुझे दिख रहा है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर, इसका आएगा x बाय वाई प्लस।
ऐसे हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व करना होता है, बट ये क्वेश्चन में जितना टाइम ये सोचने में लगा उतना ही टाइम बर्नौली से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आइडेंटिफाई कैसे करना है ये ध्यान रखना है। जैसे मुझे दिखा x के साथ dy, y के साथ dx, तो ये मैं सेपरेट करने के बारे में सोच सकता हूँ। क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं 21 का। ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। होमोजीनियस नहीं है, डिग्री अलग है। लीनियर इन y हो सकती है क्योंकि y की पावर 1 की टर्म है, बाकी सब में देखिए x की टर्म है, तो मैं dy बाई dx जनरेट करके y की पावर 1 को सेपरेट करके सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप लीनियर इन y से सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन ज्यादा होगी। अब मैं सोचता हूं कि क्या पता ऐसे भी हो सकता है। ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि नोटिस करो y dx x dy, जैसे ही मुझे दिखा तो मेरे दिमाग में आया क्या पता मैं इसको सेपरेट करके देखूं, सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैंने इसको जब सेपरेट किया x dy y dx, मुझे दिख रहा है इसको मैं यहाँ पे कंबाइन करूंगा तो या तो मेरे को इसके डिवीजन में x स्क्वायर चाहिए या y स्क्वायर। अब बाकी टर्म्स को नोटिस करिए, तो बाकी टर्म्स में मैं देखूंगा कितनी बच जाएंगी, ये दोनों टर्म्स तो अलग हो गई, ये टर्म और ये टर्म बच गई। इसमें भी y के साथ dx है, x के साथ dy है, इसमें y के साथ dx मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है कि इन दोनों टर्म्स को मैं क्लब करने का सोच सकता हूँ, और ये जो टर्म है इसको तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो उसको मैंने अलग कर लिया यहाँ पे। अब ये जो रिमेनिंग दो टर्म है इसमें से भी कॉमन लेके देखो, क्या पता x dy y dx जनरेट हो जाए, क्योंकि मुझे दिख रहा है जनरेट होता हो। तो मैंने जैसे ही x स्क्वायर कॉमन लिया, मेरे को दिखा x dy प्लस y dx, तो मेरे यहाँ पे बहुत यूजफुलनेस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि मुझे दिख रहा है x dy माइनस y dx, उसके नीचे या तो x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए, ये भी जनरेट हो गया, और इससे x स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इस वाले टर्म से भी x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो ये x स्क्वायर अगर मैं यहाँ डिवीजन में ले जाऊँ, या मैं ये बोल सकता हूँ पूरे को मैं अगर x स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो मेरा फायदा हो जाएगा। y स्क्वायर से भी डिवाइड करने का सोच सकते हैं, दोनों सोचना होता है, जिससे डिवाइड करते हैं जिससे फायदा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एडिशन में है, एडिशन में है तो मतलब प्रोडक्ट x मल्टीप्लाइड बाय y, इसका डेरिवेटिव है, तो इसके नीचे कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए x स्क्वायर यहाँ हटाने का हमने सोचा। इसीलिए आप सोच सकते हैं x स्क्वायर से डिवाइड करने का, तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये डेरिवेटिव आ जाएगा y बाय x का, तो d ऑफ y बाय x माइनस 3x स्क्वायर dx, और ये आ जाएगा d ऑफ x बाय। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन अपने को पता है y बाय x, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x क्यूब, इसका इंटीग्रेशन x बाय प्लस c। डायरेक्ट आंसर आ गया, ये आ गया सिर्फ 4 लाइन में आंसर। लेकिन अगर आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y से सॉल्व करते तो कैलकुलेशन ज्यादा होती, इसलिए हर क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से सॉल्व करने का आपको सोचना चाहिए, थॉट प्रोसेस बिल्डअप करने के लिए। इसीलिए मैं भी हर क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से सोचता हूं सॉल्व करने का, क्योंकि ये फास्ट एक्सप्रेशन का मेथड आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे एग्जाम में जब आप इससे कंफर्टेबल होंगे। तब आप कंफर्टेबल तभी होंगे जब आप हर क्वेश्चन को ऐसे भी सोचने का सोचेंगे कि ऐसे भी तो क्या पता सॉल्व हो सकता है, तो अप्लाई करने की कोशिश आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। तो ये इसको अप्लाई करने का तरीका, ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं जेईई मेन के, या आईआईटी के क्वेश्चन भी आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखे, ये 5 फॉर्म्स डिस्कस करी। इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये था कि 1 बाय 1 करके आइडेंटिफाई करना होता है। फास्ट एक्सप्रेशंस की आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए कैसे सॉल्व करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। प्रीवियस जेईई मेन के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you in the next video.